हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक फ्लीट के बारे में। क्योंकि जब से यूक्रेन जंग शुरू हुआ है तब से कई सारा डिफेंस एक्सपर्ट इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक के ऊपर कई सारा डिफेंस सवाल उठाया जा रहा है, जैसे कि इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशनल लाइफ और इसका कैपेबिलिटी के ऊपर काफ़ी सारा सवाल जवाब उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन टैंक के ऊपर, खास तौर पर इंडियन आर्मी में इस्तेमाल हो रहा है T-72 मेन बैटल टैंक के ऊपर काफ़ी सारा सवाल जवाब उठाया जा रहा है। तो गाइस, इस बात को सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाएंगी। दोस्तों, वर्तमान समय पे इंडियन आर्मी 4800 यूनिट के आसपास मेन बैटल टैंक को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा T-90 और T-72 ये दोनों ही टैंक है। और इसमें T-72 टैंक की तादाद तकरीबन 2500 यूनिट के आसपास है। और ये तादाद इतना ज़्यादा है, अगर T-90 को हटाया जाए इंडियन आर्मी में से, तब भी इंडिया के पास 11 सबसे बड़ा टैंक फ्लीट और कैपेबिलिटी के मामले में चौथा सबसे शक्तिशाली टैंक फ्लीट मौजूद है। फिर भी दोस्तों, ये T-72 टैंक 50 से 60 साल पुराना एक मेन बैटल टैंक है, जो आज के ज़माने में एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स के अगेंस्ट में कुछ खास इफेक्टिव साबित नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान समय पे बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस और शक्तिशाली एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स आ चुका है मार्केट में। तो दोस्तों, भले ही इस समय पे यूक्रेन जंग के बाद इंडियन आर्मी के टैंक के ऊपर सवाल जवाब उठाया जा रहा है, मगर एक बात कहना चाहूँगा, इंडियन आर्मी इस सिचुएशन को 25 से 20 साल पहले ही सोच लिया था। इसलिए T-72 टैंक को इंपोर्ट करने के बजाय इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और इस प्रोजेक्ट में T-72 टैंक को अपग्रेड करना था। तो दोस्तों, ये अपग्रेडेशन प्रोग्राम टोटली इजराइल के मदद से किया गया है। तकरीबन 2500 के अंदर 60% मेन बैटल टैंक इजराइल के मदद से टोटली अपग्रेड किया गया है मॉडर्न जमाने के अनुसार। इस समय पे इंडियन आर्मी में जो अपग्रेडेड T-72 टैंक मौजूद है, वो सिर्फ चेसिस को छोड़कर बाकी सब उसमें इजरायली सिस्टम्स और इक्विपमेंट को लगाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक सवाल उठाया जा रहा है, जैसे कि इंडियन आर्मी में टैंक फ्लीट को हर साल ऑपरेशनल रखने के लिए रशिया से कुछ न कुछ इक्विपमेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो वर्तमान समय पे यूक्रेन जंग के दौरान ये इक्विपमेंट इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। एक बात आपको कहना चाहूँगा, इंडियन आर्मी ऑलरेडी काफ़ी तादाद में इस इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर चुका है यूक्रेन जंग से पहले ही। इंडियन आर्मी को इसका अंदाजा पहले से ही था, इसलिए इंडियन आर्मी ने पहले इंपोर्ट कर चुका है। अगर इंपोर्ट नहीं किया होता तब भी इंडियन आर्मी के पास एक अच्छा खासा ऑप्शन मौजूद था। इसका कारण दोस्तों, रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैंक फ्लीट मौजूद है, तकरीबन 15,000 टैंक मौजूद है रशिया के पास। इसलिए रशिया के पास उसका मेंटेनेंस और ऑपरेशनल और मैन्युफैक्चर फैसिलिटी बहुत ही बड़ा है। और वर्तमान समय पे रशिया यूक्रेन जंग में जो टैंक को इस्तेमाल कर रहा है, तकरीबन 1 से 2000 यूनिट टैंक है। और अल्टीमेटली 4 से 5 साल बाद रशिया रिटर्न करने ही वाला था, और ये सभी टैंक यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, रशिया के ऊपर जो इक्विपमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा था, ये सवाल बेबुनियाद है। रशिया के पास ऑलरेडी बहुत ही बड़ा फैसिलिटी और मैन्युफैक्चर यूनिट मौजूद है, जो इंडिया आसानी से इंपोर्ट कर सकता है। पे सबसे बड़ा सवाल है, रशिया से डॉलर से इंपोर्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कह दूँ, इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ हद तक भी जा सकता है। इंडिया अपने करेंसी से भी, रशियन रूबल से भी टैंक के इक्विपमेंट को खरीद सकता है। ये इंडिया का निजी मामला है, ये इंडिया किसी भी देश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आखिर में इंडियन मेन बैटल टैंक में T-72 टैंक का कैपेबिलिटी के अगर बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले सोचना होगा यूक्रेन जंग में क्यों रशिया का इतना ज्यादा टैंक कैजुअलिटीज हुआ है। दोस्तों, अगर आप यूक्रेन जंग के ऊपर अगर नजर दोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा काफी सारा नंबर में रशियन टैंक का कैजुअलिटीज हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ओवर कॉन्फिडेंट। रशिया को पहले ही पता था यूक्रेन के अंदर काफी सारा हजारों के नंबर पर वेस्टर्न और अमेरिकन लेटेस्ट और एडवांस एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स मौजूद है, मगर फिर भी रशिया इस बात को नज़रअंदाज करके अपना पुराना T-72 टैंक को भेज दिया इस जंग के अंदर। अपने ताकत के ऊपर यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करना था, तो इसलिए रशिया का काफ़ी सारा कैजुअलिटीज हुआ। दूसरा सबसे बड़ी बात, इस ओवर कॉन्फिडेंट के वजह से रशिया अपने वॉर प्लानिंग को बहुत ज़्यादा खराब से डिजाइन किया। रशिया चारों तरफ से अपने टैंक को यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया। यूक्रेन के अंदर रशियन टैंक अंधाधुंध अंदर चला गया, और एक समय ऐसा भी आया, रशियन सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक सपोर्ट से रशियन टैंक बहुत ही आगे निकल गया, और सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक सपोर्ट बिल्कुल ही कट हो गया इन्फेंट्री बटालियन से। और वर्तमान समय पे और किसी भी समय पर लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर आप ठीक से नहीं मिला किसी आर्मी में और किसी भी जंग में, तो वो जंग कभी भी और किधर भी हार सकता है। और यही बात हुआ रशियन टैंक के साथ, जिसकी वजह से इस जंग के शुरुआत में काफी सारा वीडियोस आता रहा। रशियन टैंक के फ्यूल खत्म होने के बाद
रशियन आर्मी इस टैंक को छोड़कर भाग गया और बाद में यूक्रेनियन आर्मी कैप्चर कर लिया। जो टैंक अच्छे हालत था उसको कैप्चर कर लिया गया और जो टैंक बुरे हालत में था उसको तबाह कर दिया गया, जिसको कैजुअलिटीज लिस्ट में गिना गया। दोस्तों इस जंग में सबसे बड़ा दुश्मन बना इस जंग में यूक्रेन का जियोग्राफिकल सिचुएशन, क्योंकि रशिया जिस समय पे यूक्रेन के ऊपर अटैक किया उस समय पे यूक्रेन का सीजन चेंज हो रहा था और जिसके वजह से बर्फ पिघलकर कीचड़ बन रहा था यूक्रेन के अंदर और रशियन टैंक इस कीचड़ में फंसकर उसका मोबिलिटी और उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा घट गया था। इसके वजह से यूक्रेनियन आर्मी को बहुत ही आसान हुआ रशियन टैंक को निशाना और टारगेट करने के लिए। एक बात कहना चाहूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का ऑपरेशन बारबोसा इसी यूक्रेन के अंदर फंस गया था और फेल्यूर हुआ था सिर्फ यूक्रेन के जियोग्राफिकल पोजीशन के वजह से। तो दोस्तों इस जंग का सिचुएशन अगर इंडियन आर्मी से मिलाया जाए तो इंडिया के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे बड़ा है और लगभग 80% बॉर्डर रेगिस्तान है। और एक बात कहना चाहूंगा, इंडिया का जो सिचुएशन है रशिया से काफी बेहतर है और रेगिस्तान में एक टैंक को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हथियार माना जाता है। दोस्तों ये बात आपको नेट में या किसी भी यूट्यूब चैनल में सर्च करके नहीं पता चलेगा। अगर आपको इस बात को पता करनी हो तो आप खुद जाकर किसी भी इन्फेंट्री पर्सनल के पास जाकर पूछिए एक रेगिस्तान में टैंक कितना ज्यादा शक्तिशाली और कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा या तो पता चल जाएगा। दोस्तों अगर T-72 टैंक की कैपेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हो तो एक डेटा रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो जानने के बाद आपको थोड़ा अंदाजा आ ही जाएगा। यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद काफ़ी सारा तादाद में अमेरिका और यूरोप ने एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स को यूक्रेन को डोनेट किया था रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जिसके अंदर कार्ल गुस्ताव को 2000 यूनिट, AT-400 2 बैच में 10,000 यूनिट, ATA डॉन नाम का 2 बैच में 5100 यूनिट, पैंजर 3 10,000 यूनिट और M72 लाव 11,000 यूनिट 3 देश के द्वारा भेजा गया था। और इसके अलावा स्पेन से 3,100 यूनिट एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स और अमेरिका से 8,000 यूनिट जैवलिन मिसाइल और फ्रांस से अनडिस्क्लोज मिलान मिसाइल को भेजा गया था। और इसके अलावा यूक्रेन के पास खुद का मौजूद था SPG-9, B-10, B-11, RPG-7, RPG-76, RPG-22, इसके अलावा कॉर्नेट, स्टुगना P और RK-3 कौशल नाम का एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स, जिसकी तादाद 50 से 60,000 मौजूद था इस जंग से पहले। मगर इसके अगेंस्ट में अगर रशियन कैजुअलिटीज की बात की जाए तो सिर्फ 4,500 यूनिट रशियन इक्विपमेंट कैजुअलिटीज हुआ है। 20 यूनिट T-62 और 600 यूनिट से भी ज्यादा T-72 और 137 यूनिट से भी ज्यादा T-80 और 20 यूनिट T-90 और 130 यूनिट अन्य दूसरे टैंक मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे आधे से ज़्यादा टैंक कैप्चर किया है, इसका कारण इसका पहले ही बता चुका हूँ, इसका फ्यूल इकोनॉमी और फ्यूल क्राइसिस के वजह से इस टैंक को छोड़कर चला गया था। बाद में इसको कैप्चर कर लिया और इसको कैजुअलिटीज लिस्ट में गिना गया। मगर देखा जाए तो 60,000 यूनिट के अगेंस्ट में सिर्फ 350 टैंक को ही डिस्ट्रॉय कर पाया यूक्रेनियन आर्मी। तो आज के जमाने में एक 50 साल पुराना टैंक के अगेंस्ट में आने वाले 2-4 साल में रिटर्न करने ही वाला था जो टैंक, उस टैंक को 50 से 60,000 यूनिट एंटी टैंक गाइडेड वेपन लेकर इतना कम कैजुअलिटीज होना डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये पुराने टैंक के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज होगा और इंडिया के पास जो टैंक मौजूद है वर्तमान समय पे वो एक अपग्रेडेड टैंक है। डेफिनेटली इस वॉर के बाद इंडिया ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा और इंडिया अपना स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ अलग बनाया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कोई चिंता करने के विषय नहीं, इंडिया के पास जो टैंक है ये आने वाले 10-15 साल आराम से अपना सर्विस दे सकता है इंडियन एनिमी के अगेंस्ट में। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है आप जरूर कमेंट करके बताना। और इन वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।